गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिजिक्स बेसिक मैथ का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम बेसिक मैथ को खत्म कर देंगे। तो हमने पढ़ लिया था, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? हमने पढ़ा है ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ के इक्वेशंस के बारे में, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? लॉग को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, LOG, नीचे कुछ होता है एक नंबर और ऊपर एक नंबर होता है, ऐसे हम लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या? ये है, अगर इसका नाम पे पहले जाए तो ये तो लॉग का सिंबल है, शो कर रहा है कि ये एक लॉगरिथम का कंपोनेंट है। ये जो चीज है, ये जो नंबर है a, इसको हम बोलते हैं बेस। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पावर। बेस, पावर। इसका हम आंसर कैसे लिखते हैं? जब हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं? इसका आंसर मान लो कुछ है C। ये C है क्या? ये C है, इसका हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं C। C को हम बोलते हैं रिजल्ट। A हो गया हमारा बेस, B है हमारा पावर, C है हमारा रिजल्ट। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये होता क्या है? तो इसे रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम पावर को और रिजल्ट को हमेशा इंटरचेंज करते हैं। हम क्या करें? रिजल्ट और पावर को इंटरचेंज कर रहे हैं। रिजल्ट की जगह पावर लगाएं, पावर की जगह रिजल्ट लगाएं, और बेस को बेस ही रहने दें। तो इसे हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log a बेस b को हम बेस तो बेस, ये रहा, इसका पावर जो था उसको हमने रिजल्ट बना दिया, which is equal to b। ये एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, log 8 base 2 is 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, ये क्या था हमारा बेस, ये है हमारा बेस, ये है हमारा पावर, ये है हमारा रिजल्ट। क्या करना था? रिजल्ट को पावर से एक्सचेंज करना था। यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ? बेस को रहने दो सेम, रिजल्ट को पावर बना दो और पावर को रिजल्ट बना दो। क्या ये ट्रू है? हाँ, 2 into 2 into 2 तो ऑफ कोर्स 8 होता है। यानी कि ये लॉग क्या है? एक तरह का रिप्रेजेंट कर, इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है लॉगरिथम। अब आते हैं कुछ वैल्यूज, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज के, लॉग के। तो क्या क्या है? अगर उस लॉग का बेस और पावर दोनों सेम है तो रिजल्ट हमेशा 1 आए। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, कि अगर उसका बेस और पावर दोनों सेम है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। दूसरा क्या है? जब उसका पावर 1 है तो वो हमेशा 0 होगा, सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर a की वैल्यू 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो वो हमेशा उसका वैल्यू आंसर आएगा 1। और ये दूसरी तरीके से भी ट्रू है। अगर हमने पावर एक्सपोनेंट तो पढ़ लिया है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं, जैसे मैंने लिखा है, बेस को रखो सेम, पावर 0। अब हमने देखा कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। लेकिन इसके केस में क्या है? अगर 1 का पावर 0 होगा या फिर 1 का पावर 1 होगा, दोनों ही केस में एक ही आंसर आता है। इसलिए आप 0 ना रख के 1 ही रखते हैं। हो गया। तीसरा क्या है? अगर जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है? log ax into y है तो उसका प्लस रहेगा, log ax प्लस log ay। अगर हम पावर वाला देखें, पावर हमने क्या लिखा था कि log x 10x into
इनटू 10 बाय, ऐसा देखा था हमने। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ये हमने देखा था। इसी का एक लॉगरिथम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे रिजल्ट, अगर हमारे पावर का भी पावर हो तो क्या होता है, ये जो पावर है वो आगे आ जाता है, लॉग के आगे आ जाता है अगर हमारे पावर का पावर होता है। फिर क्या, log b बेस a, इसको अगर हम रीअरेंज करना हो तो हम 1 डिवाइडेड बाय करके log a बेस b ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है। इसमें एक स्पेशल केस होता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होता है। इसे हम बोलते हैं ln x, ln x क्या होता है, log ऑफ e बेस x, log ऑफ e बेस x। हमने e का वैल्यू पढ़ा है, e का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग, है ना, ये फिक्स नंबर है। तो log ऑफ x बेस e, इसका वैल्यू क्या होता है 2.303 log 10 बेस x। ये कुछ फॉर्मूलाज है, हम आगे करते हैं। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया, अगर हमारे बेस में पावर हो तो हम क्या करते हैं, उसका 1 अपॉन में ले लेते हैं, log a n x अगर ऐसा हो तो 1 अपॉन में n log a x ऐसा हो। अब ये कुछ वैल्यूज है जो हमें याद होनी चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें मदद करती है। log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3, log 3 बेस 10 0.477, इसे हम 0.5 ले लेते हैं, log 5 बेस 10 0.7, log 10 बेस 10 1, और अगर हमसे कोई पूछे log 10 बेस 1 तो ये क्या होगा, ये होगा 0, है ना, 10 का पावर 0 होता है 1, ऐसे करके। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। इसी के साथ लॉगरिथम खत्म हो गया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे log 64 बेस 8, log 8 बेस 64, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे हम कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर ऑफ 8 टू द पावर ऑफ 2, 8 स्क्वायर था 64। अब हमने थोड़ा देर पहले किया, बेस में अगर पावर कैसे होता है तो 1 अपॉन में 2 log 8 log 8 जब नीचे और ऊपर दोनों सेम हो तो आंसर क्या था 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा हाफ। ऐसे करके हम लॉग को सॉल्व करेंगे। ये जितने फॉर्मूलाज हैं उन्हीं सबसे लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में वो सब सॉल्व हो सकते हैं। लॉगरिथम खत्म हो गया, अब हम डिफरेंशिएशन में बढ़ते हैं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन को हमने पिछली क्लास में जब ग्राफ वाली क्लास कर रहे थे तब हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। क्या किया था कि जब ऐसा कोई ग्राफ हो तब अगर मुझे m निकालना हो, m याद करो क्या होता है, m यानी कि स्लोप निकालना, स्लोप निकालना इसका, तो हम कैसे निकालते थे, हम करते थे tan थीटा, थीटा क्या है ग्राफ और x एक्सिस से जो लाइन जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है जो कि हर एक तरह का ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। ये जो फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये जो फॉर्मूला है dy by dx, ये फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे dy by dx। अब ये है क्या, dy by d, जो d टर्म है, d का मतलब होता है बहुत छोटा। जब हम नॉर्मली लिखते हैं कि लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, हम जब लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हमें पता है, बचपन से पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे चेंज हो रही है तब डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। या फिर जब हम फॉर्मूला लिखते थे इसका कैसे लिखते थे, डेल्टा एस ऑन डेल्टा टी। डेल्टा क्या होता है चेंज, यानी कि S2 माइनस S1, इसे हम बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा टी क्या होता है T2 माइनस T1, ऐसे रिप्रेजेंट होता था डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। हम कैसे लिखते थे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी कि
+1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये जो है इसे हम डेल्टा क्यों यूज कर रहे हैं? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज को अगर मुझे एक फॉर्मूला में फिट करना हो तो मैं डेल्टा यूज करती हूँ। अगर मुझे बहुत छोटी सी चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम डेल्टा यूज नहीं करते, तो हम डेल यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे d लिखा है, ये एक तरह, ये इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, डेल x डेल y बाई डेल x। इसे ही हम जब नॉर्मल लिखते हैं तो हम dy बाई dx ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है? डेल s बाई डेल t। ये क्या है? ये है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, जैसे कि टेंडिंग टू जीरो हम बोलते हैं ना, लिमिटिंग, इसका हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग टेंडिंग टू जीरो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जब जीरो हम माने वो डिस्टेंस, उस डिस्प्लेसमेंट को इतनी छोटी सी, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो ये इतनी छोटी चेंज है कि अप्रोक्सीमेटली इसे हम जीरो मानते हैं, नेकेड आई से हम जीरो मानेंगे। लेकिन अगर इतनी छोटी चेंज को भी मुझे कैलकुलेट करना है तो हम डेल्टा यूज ना करके हम डेल यूज करते हैं। यही हमारा डिफरेंशिएशन। इससे हम ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसे तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम कोई भी तरह का ये हो, कोई भी तरह का ग्राफ हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा भी हो, ऐसा कुछ ग्राफ है, इसका मुझे बोले स्लोप निकालना है, इसका कैसे निकालूंगा मैं स्लोप? अगर ऐसा कोई भी टेढ़ा टेढ़ा ग्राफ होता है तो हम नॉर्मली कोई भी एक पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट पे मुझे बोला गया पॉइंट ए, इसमें मुझे बोला गया कि मुझे स्लोप निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मैं इसका एक टैंजेंट लेती हूं। टैंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट से उसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हुई कोई लाइन, उसे हम बोलते हैं टैंजेंट। हमने टैंजेंट ले लिया, इस एक्स एक्सिस को उठा के यहां रख दिया, मैंने रख दिया। अब यहां से जो थीटा बना है उससे मैं टैन थीटा भी निकाल सकती हूँ, या फिर उससे स्पेशल, क्योंकि इतना छोटा सा चेंज है तो अगर ये इतना मेहनत भी ना करना हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, डेल ds बाई dt। अब हम इसके फॉर्मूला समझते हैं। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमने क्या बोला? ये होता है dy बाई dx, यानी कि डेल y बाई डेल x। ऐसे अगर y क्या है? x टू द पावर ऑफ n कुछ हो, ऐसा कुछ है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे? हम लिखेंगे y की जगह पे ये जो उसकी वैल्यू है, बाकी सब चीजें सेम चीज। ऊपर रखा मैंने x टू द पावर ऑफ n। इसका फॉर्मूला क्या है? जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जैसे लॉग में आता था, पावर आगे आया, x वैसे ही लिखा, n माइनस 1, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। पावर आगे आता है, फिर पावर से एक को हम माइनस कर देते हैं, ये होता है डिफरेंशिएशन। अगर मुझे ऐसा भी बोले कि y इज इक्वल टू z टू द पावर ऑफ n, तो हम कैसे, क्या इसे हम इस फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है dy बाई dx, ये इसका जो बेस है वो x के लिए, यानी कि x एक्सिस, x डायमेंशन के लिए, x एक्सिस के लिए। हम z एक्सिस वाला नहीं लगा सकते यहाँ पे। इसके लिए इसका अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगी? dy बाई dz लगाना पड़ेगा, जिसका बेस जो होगा वही हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई और नंबर हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज पढ़ते हैं। अगर इसकी कुछ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर dy बाई dx में y की जगह कांस्टेंट हो, यानी कि मान लो y इज इक्वल टू 4 ऐसा कुछ हो, तब उसका वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि कोई कांस्टेंट की हम चेंज नहीं कर सकते ना। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? कोई चीज चेंज हो रही है, जैसे कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। कांस्टेंट चीज तो चेंज नहीं होगी, 4 तो 5 बनेगा नहीं, इसीलिए उसका ये चेंज dy बाई dx मतलब क्या होता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा? 0। तो d कांस्टेंट, कोई भी तरह का
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अगर d sin थीटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हो तब ये बन जाता है cos थीटा। d sin थीटा d by d थीटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि बताओ कि d sin, अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू रख दूं, मान लो कि 45 डिग्री अपॉन में d थीटा, तो क्या ये cos 45 बन जाएगा? तो आंसर क्या है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि sin 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। क्या 1/√2 एक कांस्टेंट नहीं है? ये तो कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये cos 45 तो नहीं आएगा, ये क्या आएगा? ये 0 आएगा। तो अगर जब हम थीटा की कोई वैल्यू ना रखें तब हम इसे इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वैसे ही cos थीटा है तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा होगा, या प्लस cos थीटा या माइनस sin थीटा होगा। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है। tan थीटा होगा तो sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा होगा तो sec थीटा tan थीटा। अगर d by dx ex e की पावर में x हो तो क्या होता है? d by dx बस हट जाता है, क्योंकि e क्या है? e एक कांस्टेंट है, बस उसका x क्या है? वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन है। अगर log हो तो क्या करेंगे? log x बेस e होगा तो वो 1/x बन जाएगा। ये दोनों याद करने वाले समान। अब अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया है, वेरिएबल भी दिया है ना? 4 एक कांस्टेंट है, an एक वेरिएबल नंबर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो जब एक वेरिएबल नंबर के साथ एक कांस्टेंट होता है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया 4, फिर हमने dan अपॉन में da किया, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dn -1 ऐसे सॉल्व। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तब ये हमेशा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर यही सेम सवाल ऐसा लिखा होगा d4 + an, अगर ऐसा होता तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एडिशन रूल फॉलो करते हैं। ये एडिशन रूल मैं लिख देती हूँ। जब दो नंबर ऐड हो रहे हैं तब क्या करते हैं? जब दो नंबर ऐड होते हैं, जैसे कि a + b, नहीं, dx² + x³ अपॉन में dx, ऐसा कुछ है, तो हम क्या करते हैं? हम dx² अपॉन में dx लेते हैं। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लेते हैं। dx³ अपॉन में dx, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि d4 अपॉन में dA प्लस dan अपॉन में dA, ये क्या होगा? ये इसका वैल्यू होगा 0। हमने पढ़ा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा? nan -1। ये ऐसे सॉल्व होगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर ये चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है, जैसे कि du.v ऐसे कुछ अपॉन में dx u और v कांस्टेंट नहीं है, ये कोई वैल्यू है, जैसे कि x² x³ ऐसा कोई वैल्यू, तब हम क्या करते हैं? पहले हम u लेते हैं du/dx और v को कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम dv/dx लेते हैं और u को कांस्टेंट रखते हैं। ये उसका फॉर्मूला है। पहले हमने u को लेकर डिफरेंशिएट किया, v को कांस्टेंट रखा, अब हम v को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अगर डिवीजन में du/v अपॉन में dx ऐसा कोई फॉर्मूला है तो क्या करेंगे? पहले हम नॉर्मल जैसे यहाँ लिखा था du/dx इंटू v, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस डालेंगे, dv/dx इंटू u किया अपॉन में
स्क्वायर लेते हैं, जिसका डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर। ये हो गया डिवीजन का फॉर्मूला। तो ये प्लस या माइनस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवाइड के लिए। अब अगर ऐसा कोई सवाल है y = sin x² + 3x और मुझे dy by dx फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंशिएट हो रहा है ना, ये एक अंदर वाला पार्ट का डिफरेंशिएट तो होगा, लेकिन साइन का भी साथ में डिफरेंशिएट होगा। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं चेन रूल। हम क्या करते हैं, हमने लेट माना कि x² + 3x, तो जो अंदर का कंपोनेंट है bt, ऐसा मैंने माना। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसी अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करूंगी। बस इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, यानी कि x² + 3x का डिफरेंशिएशन किया, dx² + 3x। अभी मैंने प्लस का रूल बताया एडिशन का, क्या होता है, dx² by dx प्लस d3x अपॉन में dx, क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 2x माइनस 1 तो कुछ नहीं होगा, प्लस 3, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का पावर है 1 तो ये इंटू 1 और x का पावर आ जाएगा 0। 1 इंटू x टू पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 3। तो ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस 3, अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें dy by dx चाहिए थे, तो dy by dx मैंने क्या बोला कि इसे हम t मानेंगे, यानी कि d sin t by dx, ये क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है, ये हो जाएगा dt, ये dx है, d sin t अपॉन में dt, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम थीटा लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये dt लाने के लिए हम dt कैसे लेके आए, ये तो dx था, इसे dt कैसे करें, हम ऊपर भी dt से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी dt से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं रुको। अब अगर हम करें dy by dt, याद रखिए हमें चाहिए क्या है, हमें क्वेश्चन में चाहिए dy by dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। dy by dt करेंगे तो क्या आएगा, d sin t अपॉन में dt, ऐसा आएगा। साइन का हमने पढ़ा है क्या होता है, cos होता है, cos t। अब अगर मैं dt को इधर लेकर चली जाऊं, dy = ये तो dy by dt था, ये dy हो जाएगा cos t into dt। अब हम t की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, cos t में क्या है, x² + 3x प्लस 3x, फिर dt क्या है, dt कैसे निकालेंगे, dt by dx था ये, तो dt हो जाएगा 2x + 3 into dx हो जाएगा ना, हाँ, तो dx की वैल्यू, dt की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 into dx। क्या हम इस dx को इधर ला सकते हैं, d by अपॉन में dx लिख सकते हैं, जो कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए, ये तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, dy by dx चाहिए, ये क्या हो जाएगा, cos x² + 3x into 2x + 3, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये होता है चेन रूल। क्या किया हमने अंदर जब हम कोई दो एक फुल चेन को करें तो अंदर वाले पार्ट को क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट मानते हैं, t माना मैंने, अंदर वाले पार्ट का मैंने अलग से डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने इस पूरे कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस, अंदर वाली चीज का रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये पार्ट तो मुझे चाहिए नहीं था, इसे मैंने हटा दिया, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो dy का निकल गया वैल्यू, ये dt यहाँ से मुझे मिल गया dt by dx करके, तो dx को मैंने उधर लेके गई, डिवाइड
इज इक्वल टू उल्टा साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू में आ गया। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, तो मैंने dx को वापस यहाँ लेके आ गई। यानी कि ये सबसे सार क्या है ये सबका, अगर मुझे एक शॉर्टकट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इसका अंदर का डिफरेंशिएशन करना होता है लास्ट में, और यही वैल्यू को लिख के बाहर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। आउटसाइड टू इनसाइड जाता है। पहले मैंने बाहर का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएट किया, कॉस लगाया, फिर इसे सेम टू सेम रखा। अब मैंने अंदर का डिफरेंशिएशन किया, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं आउटसाइड टू इनसाइड करते हैं। पहले बाहर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन। पहले बाहर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन, आउटसाइड टू इनसाइड। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो y इक्वल टू ae5x, ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हमने क्या पढ़ा, आउटसाइड टू इनसाइड, dy बाई dx क्या हो जाएगा, आउटसाइड में क्या है dA बाई dt, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे हम नॉर्मली कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d, जब हमने क्या पढ़ा था dEx अपॉन में dx, हमने क्या पढ़ा है, ये तो ex ही हो जाता है ना, तो ये हमने ex ही लिखा, e5x लिखा। फिर क्या होता है अंदर का डिफरेंशिएशन, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, आउटसाइड टू इनसाइड, x की पावर हो जाएगी 0 यानी कि 1, तो आंसर क्या हुआ, देयरफॉर आंसर हो गया dy बाई dx 5ae5x। पहले बाहर का डिफरेंशिएशन किया हमने, उसके बाद हम अंदर का डिफरेंशिएशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन 2x, इसे हम एक तरह और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, है ना, ये तो सेम ही चीज है। इसे कैसे करेंगे हम, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक, आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, ये कुछ नहीं है अभी, t है ये, मान लो कि t स्क्वायर है, तो क्या अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं t स्क्वायर का तो क्या आएगा 2t 2 माइनस 1, है ना, ऐसा आएगा 2t 2 माइनस 1 यानी कि 2t, कैसा आएगा, यहाँ भी वैसे करेंगे 2 sin x, ये हो गई आउटसाइड की डिफरेंशिएशन। अंदर में डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x बस 2 sin x cos x। अब अगर ऐसा हो, इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर तीनों का डायमेंशन में हमें निकालना हो, अगर जैसे कि dv बाई dA दिया है और v की वैल्यू है a i कैप प्लस a स्क्वायर j कैप प्लस a क्यूब k कैप, इसे कैसे करेंगे, हमें पता है i कैप j कैप k कैप, अगर आपको नहीं पता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स करेंगे तो ये सब उसमें यूज होगा। लेकिन एक ब्रीफ देने के लिए i कैप हम तब यूज करते हैं जब हम x एक्सिस में कोई चीज चलती है, जब कोई चीज x एक्सिस में जाती है तो हम उसे डिनोट करते हैं i वेक्टर से, i कैप। कोई चीज y एक्सिस में जाती है तो उसे डिनोट करते हैं हम j कैप। कोई चीज z एक्सिस में जाती है तो उसे हम डिनोट करते हैं बाय k कैप। हाँ, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे जैसे हमने किया था dA अपॉन में dx i कैप प्लस dA स्क्वायर अपॉन में dy j कैप प्लस dA क्यूब अपॉन में dz k कैप। तोड़ दिया हमने, इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, हर डायमेंशन का अपना डिफरेंशिएशन किया। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट, जैसे कि प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवाइड होता है, तो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा,
जैसे कि फॉर एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n, ऐसा कुछ है। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। मुझे इंटीग्रेशन, अगर मुझे सिर्फ dy की वैल्यू चाहिए, मुझे y चाहिए, मुझे dy बाई dx नहीं है, मुझे फाइंड y कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, dy डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाएगा dx। अगर इस d को मुझे तो सिर्फ y चाहिए, तो ये d को हटाना पड़ेगा। d को जब हटाते हैं हम, तब यहाँ पे ऐसा साइन लग जाता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, x and dx, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये सॉल्व कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है कि जो भी पावर है, x की जो पावर है वहां पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, वहां पे क्या हो रहा था, पावर मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पे क्या होगा, पावर डिवाइड हो जाएगी, उल्टा, पूरा उल्टा, जो हमने नया पावर लिया उसी की डिवाइड होगी। यही फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती है, यहाँ पे पावर ऐड होती है, वहां पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में जाती है, आगे जाके मल्टीप्लाई जाती है, यहाँ पे क्या होगी, डिवाइड होगी। ये है इंटीग्रेशन। तो सब कुछ उल्टा करते जाते हैं कि हमने पढ़ा था कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस साइन थीटा आता है, यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस cos थीटा आएगा, वहां पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं cos थीटा आता है, यहाँ पे cos का करेंगे तो साइन आएगा। वहां पे भी ex को कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे भी ex को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे अगर 1 होता था तो क्या आंसर आ जाता था, वहां पे अगर सिर्फ x होता था क्या होता था, dx बाई dx, ऐसा होता था कुछ, आंसर क्या आता था, 1, ऐसा होता था। तो यहाँ पे जब 1 होगा तो आंसर आ जाएगा x, यहाँ पे जो लिखा हुआ है x। यही हमने किया है, जो अभी 2 मिनट पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx, हमने एक्चुअली में ये किया था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा है हमने, वही हो जाता है, सेम टू सेम, इसलिए ये निकल गया y, ये हो गया, क्या हो गया, x n+1 में n+1, ऐसा। इंटीग्रेशन में भी वही सेम चेन रूल होती है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, तुम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर इसका करना हो तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये dy बाई dx है, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो sin 2x + 3 dx, ऐसा करना है। हम क्या करेंगे, सेम टू सेम रूल, आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अगर मैं देखूं, इसे मैं मान लूं t, तो बाहर से क्या हो जाएगा, ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, जो है वही, वहां पे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम इनसाइड वाले को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा हमेशा की तरह, x² हो जाएगा, हाँ, यहाँ से 2 कट गया, प्लस इंटीग्रेशन ये क्या होगा, 3x क्यों होगा, देखें हमने किया था 1 dx का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आ जाता है, x आ जाता है ना, ऐसा आ जाता है। तो अगर 2 dx हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ऐसा होता है, 1 into x हो जाता है, जिसे हम मानते हैं x। तो वैसे अगर 2x होगा तो 2x, 3 होता है तो 3x, तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस 2x + 3 अपॉन में x² + 3x, ये हो गया y। सेम फॉर्मूला, आउटसाइड टू इनसाइड, पहले हमने बाहर का डिफरेंशिएशन किया, माइनस कॉस x आ गया, फिर मैंने अंदर का डिफरेंशिएशन किया, x² + 3x आ गया। वहां पे बस हम इनटू को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं बेसिक मैथ के। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हमने 8 9 में पढ़ा ही है कि अगर ax² + bx + c ऐसा कुछ है इज इक्वल टू 0, हमेशा 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। इसे हम मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं, जो बचपन में कर चुके हैं। ये टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। हमें पता है जब हम a + b करते हैं ना, a
प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी हमें पता है। तो अगर मैंने 1 प्लस माइनस x करके किया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि x बहुत छोटा है 1 से बहुत छोटा है, x मच 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 लेस देन 1, तो मैं क्या x स्क्वायर इस टर्म को मैं 0 मान सकती हूँ। हाँ, तो अब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स। और ये सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं है, हर तरह के पावर के लिए। अगर x बहुत छोटा है अपने आगे वाले कंपोनेंट से, तो उसका जो वैल्यू होगा पावर इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा सेकंड वाले में। अगर यहाँ पे बने तो जैसे कि यहाँ पे क्यूब था, क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.006, तो 1 तो 1 ही है, लेकिन x 1 से बहुत छोटा है। 6 डिवाइड बाय 000 1 बाय 1000, ये तो बहुत छोटा हो गया और ये क्यूब है। तो क्या करेंगे हम 1 का 1 रहेगा प्लस 0.006 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। 1 प्लस माइनस यहाँ पे 2 इंटू एक्स था क्योंकि यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 प्लस 0.018 हो गया। अगर हम सॉल्व करेंगे 1.018, तो ऐसे हम करके सॉल्व कर सकते हैं। इतना मुझे इसे 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। और अगर ये क्वेश्चन है 0.99 का रूट मुझे पता है क्या होता है, रूट होता है हाफ होता है ना, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, ऐसे लिख सकते हैं का पावर हाफ। मैंने बोला प्लस माइनस अगर 1 हो, ये बहुत छोटा नंबर है, हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.01 इंटू हाफ, ऐसा किया, यानी कि 1 माइनस अगर सॉल्व करेंगे ये जाएगा 0.005, 1 माइनस 0.005, इसे अगर सॉल्व करेंगे 0.995, ये आएगा। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक मैथ खत्म हो चुका है, अगले फिजिक्स क्लास में हम वेक्टर्स करेंगे। थैंक यू।